हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी गेम में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे आधुनिक इतिहास में, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में प्रत्यक्ष मराठा शासन। दोस्तों, यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाएंगे, तो आप ध्यान में रखिए दोस्तों। और दोस्तों, एडमिट कार्ड के बारे में आपने क्वेश्चन किया हुआ है, तो एडमिट कार्ड 2 से 3 दिन में आप लोगों को मिल जाएगा। आज भी मिल सकता है, कल भी मिल सकता है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। इसमें पहला प्रश्न है, देखिएगा, निम्नलिखित कथन पढ़िए। नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। दोस्तों, ये बात सही है, बात है 1741 की। 1741 में मराठा शासक रघुजी की सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर के कलचुरी शासक रघुजी के विरुद्ध आक्रमण किया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रघुनाथ सिंह ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया। 1741 में युद्ध हुआ था, तो पहला वाला जो दिया है वो सही है। रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया, ये गलत है दोस्तों, आत्मसमर्पण कर दिया। और रतनपुर राजा युद्ध करते समय मारा गया, ये भी गलत है। तो इसमें सही आंसर होगा, केवल एक सही है। ठीक है। उसके बाद दिया है, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो किस वर्ष किया था? 1741 में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें दिया हुआ है दोस्तों, तो इसे सबसे पहले मैं अरेंज कर देता हूँ। ठीक है। बिम्बाजी भोसले थे 1758 से 87 तक। ठीक है। तो ये बिम्बाजी भोसले, ये वाला हो जाएगा। फिर चिन्माजी भोसले, ये थे 87 से 88। चिन्माजी भोसले 87 से 88। फिर 88 से 11 ये थे व्यंका जी, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर बचा है अप्पा साहेब भोसले, ये थे अप्पा साहेब भोसले, ये थे 16 से 18। ये वाला क्रम होगा, है ना। परसों जी भोसले आए उसके बाद 11 से 16, है ना। तो ये क्रम है, ऑप्शन बी सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नागपुर के भोसला वंश निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 58 से 11 तक शासन किए, आपको बताना है। तो ये मधोजा जी, ये गलत है, मधोजी, है ना, ये नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों बिम्बा जी ये सही है, व्यंक्या जी ये सही है, और चिन्मय जी भोसले ये सही है। तो 2, 3, 4 सही उत्तर होगा। उसके बाद देखते हैं, मराठा शासक बिम्बा जी भोसले की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों इसमें था आनंदीबाई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बिम्बा जी भोसले के 3 पत्नियां थी, जिसमें आनंदीबाई, रमाबाई और उमाबाई थी। आनंदीबाई, रमाबाई और आनंदीबाई के साथ थी रमा और उमा। ये आनंदीबाई इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? आनंदीबाई इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने भी मराठा शासक का प्रतिनिधित्व किया हुआ है, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों बिम्बाजी भोसले को नियुक्त किया गया था, तो ऑप्शन भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये बिम्बाजी भोसले थे, यहाँ की प्रथम मराठा शासक, है ना। 1758 से 87 तक प्रत्यक्ष शासन रतनपुर को राजधानी बनाकर किया गया, और इन्होंने छत्तीसगढ़ में कई लोक कल्याणकारी कार्य भी किया। किसने? बिम्बाजी भोसले ने। 8वां प्रश्न है दोस्तों, मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की। तो दोस्तों मराठों ने अपनी राजधानी रतनपुर में स्थापित की, तो ऑप्शन भी सही होगा। 9वां प्रश्न है, इस राज्य की राजधानी में दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की? तो बलभद्र दास ने की दोस्तों। मोहम्मद खां तरान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र में 5 गांव दिए थे। ये थे दोस्तों मदनगढ़। ऑप्शन ई यहाँ पर सही होगा। 11वां प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? तो दोस्तों सूबा व्यवस्था लागू की थी वेंको जी
भोसले के कार्यकाल में। तो ऑप्शन बी सही होगा। 12वां प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने सूबा व्यवस्था प्रारंभ की? तो इसका सही उत्तर होगा व्यंकोजी भोसला। इसके बाद दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले के संबंध में सही नहीं है, आपको बताना है। परगना पद्धति का प्रारंभ, रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण, रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण। तो दोस्तों सूबेदारी व्यवस्था ये दिया हुआ है, इसे प्रारंभ किया था व्यंक्या जी ने। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई? तो सूबा व्यवस्था लागू की गई दोस्तों। 15वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया? तो सही उत्तर होगा दोस्तों व्यंक्याजी भोसले। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का मराठा शासन एवं कार्य सुमेलित है, आपको बताना है। इसमें दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा, व्यंक्याजी भोसले छत्तीसगढ़ में सूबा, है ना, सूबा व्यवस्था की सूत्रपात व्यंक्याजी भोसले ने किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न दोस्तों, परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों में विभाजित किया गया था, जिसका अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा कमाविसदार। परगना पद्धति के सूत्रपात बिंबाजी भोसले थे, किंतु परगना पद्धति को लागू करने वाला सूबेदार विठ्ठलराव दिनकर थे। ठीक है, इसे सूत्रधार किसे माना गया है? बिंबाजी भोसले को, है ना, और लागू किसने किया है? विठ्ठलराव। तो ध्यान में रखिएगा। 18वां प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों इसमें परगने का प्रमुख अधिकारी कमाविसदार होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। 19वां प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान किसी परगना के प्रमुख को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कमाविसदार। उसके बाद दोस्तों 20वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें कथन सत्य है, मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें सत्य नहीं है, भू राजस्व वसूली के लिए कोटवार की नियुक्ति की गई, ये गलत है दोस्तों। बाकी ये जो 3 है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भ्रमण किया? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही है कोलब्रुक। ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों पहले आए मिस्टर लैंकी, ये आए थे 1787 में बिंबाजी भोसले के समय। फिर आए फॉरेस्टर आए थे 1790 में महिपत राव के समय, है ना। उसके बाद आए दोस्तों मिस्टर ब्लंट, ये आए थे 1795 में, किसके समय? विठ्ठलराव दिनकर के समय। फिर आए कोलब्रुक किसके समय में आए थे? केशव गोविंद के समय में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसमें असत्य है, बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था की प्रारंभ की। दोस्तों ये बिंबाजी भोसले नहीं आएगा, बिंबाजी भोसले ने तो परगना पद्धति का सूत्रपात किया था ना, और ये बिंबाजी भोसले ने नहीं किया हुआ है, इसे किया हुआ है व्यंक्याजी भोसले। उसके बाद छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित में स्थानों में से विद्रोह हुए। तो कहाँ कहाँ विद्रोह हुए आपको बताना है, देखिएगा कहाँ कहाँ विद्रोह हुए हैं। तो दोस्तों इसमें विद्रोह हुए हैं धमधा में और बड़गढ़ में हुए हैं, और हुए हैं दोस्तों तारापुर में। तो ध्यान रखिएगा 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। रतनपुर के राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का क्या नाम था? तो दोस्तों इसमें नाम है बिंबाजी भोसले का। इस राज्य में मराठा शासनकाल में मोकासा ग्राम का अर्थ क्या था? तो दोस्तों इसका अर्थ है दान दिया ग्राम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
मराठों ने छत्तीसगढ़ का उपभवन कब किया था? तो दोस्तों 1758 में किया था, ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान राजकोष अधिकारी का क्या नाम था? तो आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों पोतदार। 29वां प्रश्न दोस्तों, मराठा प्रशासन के दौरान छत्तीसगढ़ में ग्राम प्रधान के पद को किस नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर है दोस्तों गोटिया। वर्ष 1758 में छत्तीसगढ़ को मराठों द्वारा जीत लिया गया और खालिस्तान को शासक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बिंबाजी भोसले। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी एवं उसका दायित्व सुमेलित है? कमाविजदार, नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्व का वहन। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इसमें प्रमुख होता था दोस्तों सूबेदार। सूबेदार का काम क्या था? सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था जो भोसला शासकों के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। यह सैनिक, दीवानी एवं फौजदारी मामले विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। उसके बाद दोस्तों कमाविजदार, परगना के सर्वोच्च अधिकारी जो सूबेदार के प्रति उत्तरदायित्व होता था, इसलिए नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्व का वहन, ये सही है दोस्तों। ये अपने क्षेत्रों में शांति सुरक्षा के साथ साथ राजस्व वसूली जैसे कार्यों का निर्वहन करता था। उसके बाद दोस्तों गौटिया, यह ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च पद था। आप सभी को पता है अभी भी ये चलता है कहीं कहीं पर, जिसका प्रमुख कार्य ग्रामीण शासन का संचालन था। यह कलचुरी कालीन पद था जो मराठा काल में भी यथावत रही। उसके बाद दोस्तों पटेल, मराठा काल में सृजित नया पद था जो कि लगान के निर्धारण एवं वसूली में सहायता करता था। फडणवीस आय व्यय का हिसाब करने वाला सर्वोच्च लेखाधिकारी हुआ करता था। बरार पांडे, यह प्रत्येक गांव के कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। पंडरी पांडे दोस्तों, ये मादक द्रव्य से होने वाली आय का हिसाब रखने वाला अधिकारी था। पोतदार, यह खंजाची के रूप में कार्य करता था। बढ़कर परगना की सामान्य स्थिति की सूचना देना इसका काम था। कोटवार, गोटिया एवं पटेल के सहयोग करना इसका मुख्य काम था। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों इसमें परगना व्यवस्था के अधिकारी और दायित्व दिया हुआ है। कमाविजदार, ये थे दोस्तों परगने के प्रशासन का प्रमुख। फडणवीस, इसका कार्य था दोस्तों परगने के आय व्यय का अधिकारी। और गोटिया है वो गांव का प्रमुख था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान गांव का दौरा करने वाले और भू राजस्व की जानकारी एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था या क्या नाम दिया गया था? तो दोस्तों बरार पांडे इसका सही उत्तर होगा। 34वां प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो बरार पांडे, ये सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, जबकि इसका काम क्या है दोस्तों, प्रत्येक गांव के कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करना। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान आय एवं व्यय का हिसाब रखा? तो सही उत्तर है दोस्तों फडणवीस। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें टकोली, अखबारी, सायर और पंडरी ये सही है। सेवाई दिया है ये गलत है दोस्तों। ये क्या है? यह कई अस्थायी करों का सामूहिक नाम है, जैसे कि अर्थदंड लेना, जुर्माना, है ना। तो ऑप्शन ई ये सही होगा। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में दिया गया भूदान एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो नामनुक, ये दोस्तों सही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी बोली में प्रचलित 6 आगर 6 कोरी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है 6 आगर मतलब 6 अधिक है, एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, अधिक है किसमें? 6 कोरी में। तो 6 कोरी, 1 कोरी का होता है दोस्तों 20, तो 6 कोरी का हो जाएगा 120, और अधिक कितना है? 6 अधिक है तो 126। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 126।
उसके बाद दिया हुआ है दोस्तों, देखिएगा, सूची 1 छत्तीसगढ़ में मराठा काल में हुए जनजातीय विद्रोह, और दूसरी तरफ दिया है वर्ष, तो आप इसे मैच करेंगे। तारापुर विद्रोह दोस्तों ये हुआ था 1842-54 में, ये है ना। फिर हलबा विद्रोह हुआ था दोस्तों 1774 से 1777। मेरिया विद्रोह 1842 से 63, और परलकोट विद्रोह दोस्तों ये हुआ था 1824 और 25 में। तो डेट को आप याद रखेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।